अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो बात करेंगे, एक तो जो 10 साला प्रोजेक्ट है जो इनिशिएट किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसका बीच रास्ते में जिस तरह से ख़ात्मा हुआ है, क्या ये प्रोजेक्ट का ख़ात्मा हुआ है या चंद लोगों के किरदार जैसे कहते हैं अपनी मुद्दत पूरी कर गए हैं? ये ज़रूर हमें आज हम इस पर बात करेंगे और बताएंगे कुछ चीज़ें। और इसके अलावा हम आज ज़रा बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद में एक पुलिस तशद्दुद का वाक़या सामने आया, उसमें माजरत के साथ इस्लामाबाद बार कौंसिल का जो किरदार है वो इंतहाई अफसोसनाक सामने आ रहा है। मतलब वो एक तशद्दुद करने वाले की हमायत में खड़े हुए हैं, सो कॉल्ड उनकी ह्यूमन राइट्स जो उनकी कमेटी है उसके सरबराह साहब। तो ज़रा हम शुरू करते हैं बात जो आज जनरल कमर बाजवा ने अलविदाई मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से। और आरिफ अलवी साहब क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी हैं, तो उन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर से ये अलविदाई मुलाकातें की हैं और वो घर जा रहे हैं। कल वो छड़ी फॉर्मली नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले करेंगे और इस तरह उनके 6 साला जो बतौर आर्मी चीफ उनका टेन्योर था उसका ख़ात्मा हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने 5 वज़ीर-ए-आज़म देखे और जिनमें से 3 को तो बल्कि 2 को हम कह सकते हैं कि उन्होंने घर भी भिजवाया। एक थे मियां नवाज शरीफ जिन्होंने उनको आर्मी चीफ बनाया था, दूसरे थे इमरान खान साहब जिन्होंने इनको एक्सटेंशन दी थी 3 साल की। तो दोनों को उन्होंने घर भिजवाया। वजूहात उन्होंने जो बताई उस पर हम आते हैं, लेकिन इसकी एक पस पर्दा भी तो कहानी है। देखिए, जनरल बाजवा साहब ने इसको, सुहेल वड़ाइच साहब जो हमारे सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दिया था। और एक दूसरे जो मलिक रियाज के टाउट हैं और इस्टेब्लिशमेंट के जिसे कहते हैं एजेंट हैं, कामरान खान साहब, उन्होंने इस हुकूमत को हाइब्रिड हुकूमत का नाम दिया। और हाइब्रिड से उनकी मुराद थी, हाइब्रिड आपको पता है एक वो टर्म यूज़ होती है कि अगर आप 2 डिफरेंट ब्रीड्स के वो उनके अंदर से आप एक तीसरी ब्रीड जो आप निकालते हैं वो बड़ा एक मेहनत करके, तो वो और दोनों का वो मिक्सचर होती है, परिंदों में भी होते हैं जानवरों में भी होते हैं, और वो फिर बड़े खूबसूरत और बड़े डिफरेंट उनका वो होता है, तो उसको हाइब्रिड ब्रीड कहते हैं। तो ये हाइब्रिड हुकूमत इसलिए कहा गया कि ये सिविलियन और फौजी हुकूमत की मेटिंग से वजूद में पाने वाली हुकूमत थी। तो अब इसमें आप देखिए जनरल कमर बाजवा और इन लोगों ने जो मिलकर किया था, ये एक 10 साल के लिए इमरान खान साहब को लाए थे। असल में इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा दुख भी इस बात का है कि यार 10 साल था मेरे, तो आप लोगों ने मुझे 3.5 साल में ही घर भेज दिया। और 10 साल के लिए जो किया गया था वो देखिए 2018 में जनरल कमर बाजवा को तकरीबन 2 साल अपनी सर्विस के होने वाले थे जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए, और 1 साल उनका बाकी था। एक एक्सटेंशन उन्होंने लेके अपना टेन्योर करना था 4 साल का इमरान खान साहब के साथ। फिर बाकी 4 साल के बाद उन्होंने छड़ी पकड़ानी थी लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को आर्मी चीफ की, जो प्रोजेक्ट के मुताबिक थी। और फिर अगले 6 साल उन्होंने इमरान खान साहब का ना सिर्फ कि वो 1 साल जो रिमेनिंग होना था वो पूरा करवाना था, बल्कि उन्होंने अगला इलेक्शन भी रिग करके इमरान खान साहब को वापस लाना था और 5 साल मजीद दिलवाने थे। और उस दौरान जो कि आज हामिद मीर साहब ने भी इंकशाफ किया है अपने कालम में कि इन्होंने जब इमरान खान साहब दूसरी दफ़ा वापस आते, जो जनरल फैज़ हमीद अगर आर्मी चीफ होते तो उनकी ज़ेर कमान जो इलेक्शन होता,
तो उसमें मकसद ये था कि उनको 10 साल, उनको 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाएगी और उस 2/3 अक्सरियत में आइन में अमेंडमेंट्स करके इस मुल्क को सदारती निज़ाम में बदल दिया जाना चाहता। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को लपेट कर इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाना था। और आपको मालूम हो चाहिए कि जो सदारती निज़ाम है ये हमारी फ़ौज को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है डे वन से। जितने हमारे यहाँ पे फ़ौजी आमिर आए हैं, फील्ड मार्शल अयूब खान से लेके याह्या खान से लेके ज़ियाउल हक से लेके मुशर्रफ तक, वो सब सदर बने हैं और उन्होंने सदारती निज़ाम के ज़रिए मुल्क को चलाने की कोशिश किया, सदर के ओहदे को एम्पावर किया, पार्लिमानी निज़ाम को उन्होंने वीक किया। तो वो अब यही इनका मंसूबा था। ये हमारी फ़ौज को हर कुछ अरसे बात ना बड़ी, ये हर कुछ अरसे इनको मुसलसल रहती है कि इस मुल्क में सदारती, ये सियासतदान चोर होते हैं जी, ये जाहिल अवाम वोट दे देती है इनको और ये आ जाते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। ये इनका एक स्कूल ऑफ थॉट है हमारे मुल्क में जर्नलों का डे वन से। तो वो उसके तहत ही ये इमरान खान अब इनको अपील करने लगे। तो इमरान खान अपील इसलिए करते थे कि ये दोनों सियासी जमातों को ख़त्म करना रहती थी पाकिस्तानी फ़ौज, और उसके लिए इमरान खान इनको एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे उन्होंने तैयार किया। उनकी मार्केटिंग की और इतनी मार्केटिंग की कि जनाब इस मुल्क में ऊपर अल्लाह मियाँ हैं और नीचे अल्लाह मियाँ के कोई अगर नामजद शख्स है तो वो इमरान खान है। तो नबूवत तो आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होगी, वरना फिर हो सकता है अल्लाह मियाँ इमाम मेहदी भी नहीं, इमरान खान ही उतारते दुनिया में। इस तरह की मार्केटिंग की गई उनकी, और सबको चोर करप्ट सहाफ़ियों को लफाफे, ये वो, मीडिया को डिस्क्रेडिट किया गया उसमें 5th जनरेशन वार के नाम पर। सियासतदानों को डिस्क्रेडिट किया गया, उनके खिलाफ झूठे करप्शन के केसेस दायर करके। और अवाम की नज़र में पाकिस्तान के इलेक्टेड पार्लिमानी सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने के लिए वो PM हाउस की वीडियोस बनवाई गई कि वो देखो जी गोल्डन कलर की टूटियाँ, वो वजात एस खान वो बाथ टब्बों में लेटा हुआ है, वो घटिया इंसान, ठीक है, टाउट वो भी एक, वो आप देखें वो जी भैंसें फ़रोख्त हो रही हैं, वो लान में खड़ी करके गाड़ियाँ नीलाम की जा रही हैं, देखो जी ये। और मकसद क्या था कि अवाम को ये दिखाया जाए कि देखो आप जिनको वोट देते हैं वो आपके वोटों से इलेक्ट होकर इतनी यशी करते हैं, इस तरह के बाथ टब में लेटते हैं, ये देखो ये वाली गाड़ियों में घूमते हैं जो PM हाउस के लान में खड़ी हुई हैं, और ये देखो भैंसें रखी हुई हैं, इतना दूध पी जाते थे, इतना ये कर देते थे, इतना वो कर देते थे। ये पूरा एक सोचा समझा एक डिज़ाइन था जिसके तहत ये किया गया। इसमें फ़ौज की तरफ से हमारे सियासतदानों से नफरत तो थी, लेकिन इस तमाम मंसूबे को चॉकआउट करते हुए, जिस तरह कारगिल की जंग जो पाकिस्तान ने लड़ी, उसमें हमने कारगिल की चोटियों पर बंदे भेजने की तो तैयारी कर ली, लेकिन उन बंदों के दिफा का हमारे पास कोई मंसूबा नहीं था, ठीक है। सेम वे यहां पर भी पाकिस्तान के पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर तो फ़ौज ने इमरान खान साहब के ज़रिए कब्ज़े की मनसूबाबंदी कर ली, लेकिन मुल्क कैसे चलेगा इसकी कोई तैयारी नहीं थी, इसके लिए कुछ नहीं था पास, ठीक। और वो उसके लिए ये इधर उधर के वो लोंडे लपाटे आ गए, ठीक है, और ना उनको गवर्नेंस की तमीज़ थी, ना उनको कोई मिनिस्ट्रीज चलाने का तजर्बा था, मुल्क चलता कैसे उनको कुछ नहीं पता था। और उन्होंने फिर बैठ के मुल्क की मईशत के साथ वो खिलवाड़ किया कि आज पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। और वैसे तो दिखाया जाना चाहिए ये हुकूमत की नाअहलियत नहीं, ये पिछलों की नाअहली है, ये इनको लाने वाली फ़ौज की नाअहली है। और जब फ़ौज को अंदाज़ा हो गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया है और वो हाइब्रिड हुकूमत बनाकर भी मुल्क नहीं चला सके, तो फिर वो वक्त आया कि जब फ़ौज ने फैसला किया कि इमरान खान साहब को अबेंडन करना है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को कंटिन्यू करने दिया जाता तो ज़ाहिर बात है फिर इमरान खान साहब फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बना के छोड़ते।
और अगर वो आर्मी चीफ बनते तो फिर तो इसका मतलब है इमरान खान साहब को 6 साल और बर्दाश्त करना पड़ना था, और 4 साल में उन्होंने मुल्क की मईशत दिवालिया पर पहुंचा दी थी। तो 6 साल में तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता। जाहिर बात है जब माशी तौर पर दिवालिया हो जाता, ना चल सकता, एटमी प्रोग्राम आपको सरेंडर करना पड़ता, आपको फौज के अखराजात ना आप पूरे कर पाते, भारत आपसे आज़ाद कश्मीर ले जाता, वो जो सरक्रीक है इधर समुंदर के करीब का इलाका वो ले जाता, सियाचिन ले जाता, बलूचिस्तान वाले अपनी आज़ादी ले लेते, आप वहाँ पर कुछ ना कर पाते। केपी में एक बड़ा ऐसा जो था वो टीटीपी वाले कब्जा कर लेते, क्या बचता आपके पास? क्योंकि जाहिर बात है इन सबको रोकने के लिए आपको पैसा चाहिए दिफाई वसाइल के लिए, तो वो तो ख़त्म हो गया मुल्क के ख़जाने में। इस वक्त आपके मुल्क की कौमी ख़जाने में तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर मौजूद हैं। 8 अरब डॉलर से कम है, बल्कि 1 अरब डॉलर आप अगले महीने स्कूप बॉन्ड की अदायगी करने जा रहे हैं। डू यू नो, ये भी जो पैसे पड़े हुए हैं ये पाकिस्तान के पैसे नहीं हैं, ये चीन और सऊदी अरब के रखवाए हुए पैसे हैं आपके अकाउंट में। हमारे अपने पास 1 रुपया नहीं है इस वक्त, 1 डॉलर नहीं है अपना पाकिस्तान का। तो अब सोचिए ना, ऐसे में इमरान खान साहब अगर हुकूमत में रहते तो क्या होता हमारे साथ। और अब हम जो दीगर दोस्त ममालिक से, सऊदी अरब, कतर, यूएई और चाइना से दोबारा से पैसे लेने जा रहे हैं, ये ममालिक इमरान खान साहब को पैसे ना देते, क्योंकि वो तमाम सऊदी अरब, कतर, यूएई और चाइना ये इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल ना काम करने को तैयार थे, ना हाथ मिलाने को तैयार थे। और उसकी वजह इमरान खान साहब की अगेन वो नाअहली थी कि जो वो खारजा अमूर में ताल्लुकात को ठीक ना चला सके। सऊदी अरब को उन्होंने नाराज़ कर दिया ईरान, मलेशिया और तुर्की का कैंप ज्वाइन करने की कोशिश में। चाइना को उन्होंने नाराज़ कर दिया जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए करप्शन के। तो ये वो चीज़ें थी। और फिर अमेरिका को उन्होंने अगेन, सदर बाइडन आए, उन्होंने बिल्कुल इमरान खान साहब को मुंह ही नहीं लगाया, क्योंकि इन्होंने वो बयान दे दिया कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, जिसका बहुत बुरा मनाया अमेरिकी इंतज़ामिया ने। और फिर रही सही कसर रशिया जाकर, तो इन्होंने पूरा का पूरा मगरिब नाराज़ कर लिया। तो फिर ऐसे हालात में फ़ौज ने कहा कि भाई ये नहीं चल सकता, और फिर इमरान खान साहब को अबेंडन किया गया। और उस दौरान भी जनरल कमर बाजवा ने एक पूरी कोशिश की कि वो एक और एक्सटेंशन भी लें, जो वो नहीं ले सके। और इस तमाम हाइब्रिड निज़ाम के दौरान ना सिर्फ जनरल बाजवा अरबोंपति हो गए, अहमद नूरानी साहब के स्टोरी देख लें, बल्कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद भी अरबोंपति हो गए। मलिक रियाज के और उनके ताल्लुकात के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करे ना तो आपको पता चले। तो ये सब कुछ हुआ इस मुल्क में। अब इस सब के बाद फिर क्या बचता था? फिर अब ये हुआ कि अब जो इस बाजवा डॉक्ट्राइन के जो खालिक थे जनरल कमर बाजवा, ना सिर्फ उनको एक्सटेंशन ना मिली और घर जाना पड़ा, और इंस्टीट्यूशन ने भी उनकी एक्सटेंशन में उनको फैसिलिटेट नहीं किया। अदरवाइज अगर इंस्टीट्यूशन फौज का चाहता है कि उनके चीफ को एक एक्सटेंशन मिले तो वो इस हुकूमत से दबाव दिलवा के ले लेते। ना सिर्फ उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन ने जनरल कमर बाजवा के घर जाने को यकीनी बनाया, बल्कि उन्होंने ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन था इसकी जो एग्जीक्यूशन करने वाले लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद थे, उनको भी घर भिजवाना इन्होंने यकीनी बनाया इमरान खान साहब को हुकूमत से निकलवा कर। अदरवाइज तो बाजवा डॉक्ट्राइन कंटिन्यू करता है जनरल बाजवा के बाद भी। तो यूं खालिक और एग्जीक्यूशनर इस प्रोजेक्ट के दोनों घर गए। अब जो लेफ्टिनेंट से 4 स्टार होकर अब आर्मी चीफ कल बनेंगे जनरल आसिम मुनीर, वो आ तो रहे हैं, कल आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। फौज दावा कर रही है कि हम सियासत में नहीं हैं, हम कोई कुछ नहीं कर रहे, हम ए पॉलिटिकल हो गए, हम न्यूट्रल हो गए। लेकिन माजरत के साथ ये सब झूठे दावे हैं।
गुलाली इस्माइल साहबा के वालिद को, इस्माइल खान साहब को, कल एक और केस में चार्ज कर लिया गया FIA ने। क्या घटियापन है। मोहसिन दावर साहब को हुक्मरान इत्तेहाद में है, इलेक्टेड MNA है, ताजिकिस्तान जा रहे थे कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, FIA ने नहीं जाने दिया। यार इस हुकूमत को शर्म से डूब मर देना चाहिए कि ये FIA सिविल गवर्नमेंट के अंडर है कि फौज के अंडर है। ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है। आजम स्वाति साहब दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर अगर वाकई साबित कर सकते हैं कि फौज उनकी ज़ेर कमान असल वाली ए पॉलिटिकल होगी, सिर्फ DDISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले दावों की हद तक न्यूट्रल नहीं होगी, जबकि हकीकत में न्यूट्रल होगी। तो उनको सबसे पहले जो जनरल कमर बाजवा के दौर में जितने केसेस रजिस्टर हुए हैं उनको विड्रॉ करवा लेना चाहिए कि हाँ हमने एक हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा किया था और वो तजर्बा नाकाम हुआ और उसकी वजह से हम पर तनकीद हुई जो कि जायज़ भी थी। तो अब हम ना उस हाइब्रिड निज़ाम से हमारा कोई ताल्लुक़ है, हम नए लोग हैं, तो इसलिए जो तनकीद जिन पर होनी थी वो घर जा चुके हैं और अब हम केसेस वापस ले रहे हैं और हमारा अब ना इन केसेस से कोई ताल्लुक़ है ना ही हमारा आगे कोई ताल्लुक़ होगा। और उसके अलावा वो अली वज़ीर साहब की रिहाई यकीनी बनाएं फौरी, मोहसिन दावर साहब का नाम यकीनी बनाएं, दोबारा कभी उसमें नहीं जाएगा ECL में। फिर वो और जितनी FIR ये आजम स्वाति वाले भी विड्रॉ करवाएंगे। ठीक है यार, उसने जो जनरल बाजवा का उसका मसला था, ये जाने वो जाने, जनरल बाजवा प्राइवेट सिटीजन अपना हिसाब किताब खुद ही दें जो उनके माली सांसें हैं। बेहतर तो हो कि उनको भी उनसे रसीदें मांगें, जनरल कमर बाजवा से रसीदें मांगें, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद से, फिर पता चले इस मुल्क में कि फ़ौज अपने गिरबान में भी झांक रही है। और फिर जो एक और जो हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे थे वो है कि ये पिछले माह की बात है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर मेरी लॉयर ईमान मज़ारी भी आई और वहाँ पर हम 8-10 जर्नलिस्ट थे और लॉयर ईमान मज़ारी ने भी, हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा जो G9 मरकज़ में कराची कंपनी के जो पुलिस स्टेशन के जो SHO थे, वो तशद्दुद कर रहे थे। अब उसकी NCRC में हेयरिंग मैंने अटेंड की, पहली हेयरिंग, और एक हेयरिंग मेरी एब्सेंस में भी। वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है कि जो NCRC के जो हुकाम थे उनका वाज़े तौर पे ये तासुर था कि SHO साहब तशद्दुद कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर मुझे हैरत हुई, जो इस्लामाबाद बार के जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो सरबराह आए हुए थे आदिल काजी साहब पर, वो आके बैठे मेरे साथ और जो एक्यूज्ड SHO है वो उनको हाथों से इशारे कर रहा है कि मेरे साथ आके बैठे। वो उसको मुस्कुरा के स्माइलें दे रहे कि नहीं मैं इधर ही बैठा हुआ ठीक हूँ। फिर बाद में वो जाके पहले टेबल पर बैठ गए, ठीक है। और अब आज उन्होंने उधर भी बड़ी अजीबोगरीब सी लाइन ली। भाई वो जो जिन पर तशद्दुद हो रहा है वो बच्चे हैं नहीं है, नो उम्र है नहीं है। क्या आइन और पाकिस्तान का कानून दौरान हिरासत तशद्दुद की इजाज़त देता है? अगर नहीं देता तो इस्लामाबाद बार कौंसिल का तो मौक़िफ़ बड़ा सीधा होना चाहिए था कि जी हमें नहीं पता बच्चे हैं बड़े हैं, इस SHO ने तशद्दुद किया, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ठीक है। और आज वो SHO जो सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी थी, वो SHO इरशाद वहां पर बैठ के कह रहा है
कि इस्लामाबाद बार कौंसिल ने कहा है कि ईमान मजारी जो लायर हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका कंडक्ट गलत था, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि वकला तो पाकिस्तान में इनका काम है कानून की सरबुलंदी और उसको अपहोल्ड करना। ये अब इस तरह हमायत करेंगे गैर कानूनी चीज़ों की? इतना अफसोसनाक कंडक्ट, बल्कि मैं तो कहूँगा शर्मनाक कंडक्ट। फिर इसीलिए लोग कहते हैं कि ये काले कोट वाले ये बदमाशी करते हैं, ये वो करते हैं। ये इल्ज़ामात इसीलिए लगते हैं कि जब आप बदमाशों के साथ खड़े होंगे, खुद भी वही करेंगे, तो फिर क्या रहेगा मुल्क में रूल ऑफ लॉ? बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।